हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज है 7 जून 2024 और आज हम बात करेंगे 7 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं इनके बारे में। तो आज क्या कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस बने हुए हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सब के बारे में चर्चा होगी। तो आज हम बात करेंगे 7 जून 2024 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो जरा से भी स्किप मत कीजिएगा, जरा से भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। शुरुआत से लेकर के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको पूरा का पूरा लाभ मिलने वाला है। और कहीं से भी अगर करंट अफेयर्स कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप 100% उसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। तो हमारा पहला ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है अहमदाबाद और डी ऑप्शन है रांची। तो स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए रांची में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, रांची में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। यानी कि इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तत्वाधान में मेकॉन लिमिटेड और सेल के साथ मिलकर 30 और 31 मई को रांची में इस्पात पर एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसका फोकस पूंजीगत वस्तुओं पर है। यानी कि जिसका फोकस किस पर है? पूंजीगत वस्तुओं पर, यानी कि ऐसे वस्तुएं जहां से अधिक धन की प्राप्ति हो सके, उन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए। तो भारत सरकार के साथ इस्पात मंत्रालय जो है वो और मेकॉन लिमिटेड और जो सेल हैं, ये सभी मिल करके रांची में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। अगर हम बात करें इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन हैं, तो नागेंद्र नाथ सिन्हा इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं। और इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव के बारे में बात की जाए तो अभिजीत नरेंद्र जो हैं ये इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया, वे कौन थे? यानी कि हाल ही में जो मगुनी चरण हैं, मगुनी चरण कुंवर, इनका निधन हुआ है, वो कौन थे, किससे संबंधित थे? ए ऑप्शन है कठपुतली कलाकार, बी ऑप्शन है साहित्यकार, सी ऑप्शन है शिक्षाविद और डी ऑप्शन है अर्थशास्त्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कठपुतलीकार जो हैं मगुनी चरण कुंवर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको साल 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि पद्मश्री से सम्मानित जो कठपुतली कलाकार हैं मगुनी चरण कुंवर, इनका जो निधन है वो 87 उम्र में हो गया। यानी कि ये कितने वर्ष के थे? ये 87 वर्ष के थे। इसके साथ साथ साल 2004 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें दिया था। यानी कि 2004 में इनको संगीत नाटक कला अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इन्हें 1984 में उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये इतने सारे अवार्ड से सम्मानित और बहुत ही एक सम्मानित व्यक्ति हैं, क्योंकि इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये 87 वर्ष के थे। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार किसने ग्रहण किया है? यानी कि कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जो है, इसके अंतर्गत सिकंदराबाद के कमांडेंट का जो पदभार है वह किसने ग्रहण किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हर्ष छिब्बर, बी ऑप्शन है दलजीत चौधरी, सी ऑप्शन है अमित गुप्ता और डी ऑप्शन है सोहन आनंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्ष छिब्बर जो है, इनको कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार दिया गया है, या इसका पदभार इन्होंने ग्रहण किया हुआ है। आगे हम बात करते हैं, तो मेजर जनरल हर्ष छिब्बर ने 31 मई 2024 को रियल एडमिरल संजय दत्त से सिकंदराबाद स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के कमांडेंट का पदभार ग्रहण कर लिया। यानी कि अब नए कौन बनने के लिए आए हुए हैं? हर्ष छिब्बर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला 4th क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति से किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है?
यानी कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो होती है उसमें किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है राकेश रंजन, बी ऑप्शन है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, सी ऑप्शन है मनोज शर्मा और डी ऑप्शन है बिमल जैन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर नंबर बी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने लोकपाल जो होते हैं उनका सचिव नियुक्त किया हुआ है। आगे हम बात करें तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, ये यानी कि ये आईएएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल सचिव नियुक्त किया गया है, यानी लोकपाल का जो सचिव है तो वो लोकपाल सचिव इनको नियुक्त किया गया है। 1987 बैच के ये आईएएस जो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी हैं फिलहाल कैबिनेट सचिवालय में समन्वय सचिव के पद पर ये कार्यरत हैं और ये अगले ही महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं और इनको 2 वर्ष के लिए यह नियुक्ति दी गई, यानी कि लोकपाल सचिव के रूप में इनको 2 वर्ष के लिए यह नियुक्ति दी गई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी किस देश ने की है? यानी कि जो 46 अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक है और 26 पर्यावरण संरक्षण समिति, यानी पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए जो समिति है उसकी सफलतापूर्वक मेजबानी किस देश ने की, यानी इन दोनों की मेजबानी किस देश ने की है? तो ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है फिलीपींस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि भारत ने 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श की बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी की हुई है। आगे हम बात करते हैं तो भारत ने 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की, जिसे CEP 26 के नाम से भी जानती हैं, की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। और इसके अंतर्गत, यानी कि इस बैठक के अंतर्गत, इस मेजबानी के अंतर्गत जो भारतीय डाक के सहयोग से ATCM 46 के लोगों के साथ, यानी कि अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक, इसके लोगों के साथ कस्टमाइज माई स्टैम्प को जारी किया हुआ है। यानी कि अगर पूछा जाए कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प जो है वो कब जारी किया गया, तो जो ये बैठक हुई 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की और अंटार्कटिक संधि परामर्श की जो बैठक हुई, इसके अंतर्गत ही कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प जो है इसको जारी किया गया। फिर ATCM 46 का जो आयोजन है वो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की विस्तृत थीम के साथ किया गया था। यानी कि बात करें अगर ये इसमें थीम कौन सी थी, तो थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना भारत में वापस लाया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छी खबर भी है भारत के लिए कि RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना भारत में वापस लाया गया है। तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर नंबर डी, यानी कि ब्रिटेन से 100 टन से जो अधिक सोना है उसको भारत में वापस लाया गया है। आगे हम कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि उपलब्धि यही है 100 टन से अधिक सोना अगर किसी दूसरे देश से वापस लाना हो अपने देश में, तो ये बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक लोग बहुत ज़्यादा सोना खरीदते हैं और महंगा भी है, लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में अगर सोना आ जाता है, 100 टन से अधिक सोना अगर आ गया है, तो कुछ सोने के दाम जो होंगे तो उसमें भी कुछ अंतर हमको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार जो देश की अर्थव्यवस्था है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। दरअसल RBI ने 1991 के बाद पहली बार ब्रिटेन से 100 टन से ज़्यादा सोना अपने भंडार में स्थानांतरित किया है। यानी कि 1991 के बाद 100 टन से अधिक सोना जो है वो RBI ब्रिटेन से स्थानांतरित की हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू करेगी? तो पहला ऑप्शन है ए जयपुर, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई और डी अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि चेन्नई में
रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इनके द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब कभी पहला या पहले लग जाता है शब्द तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ये भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जिसका निर्माण चेन्नई में हुआ है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है उन जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि पहले जो भी अगर मान लीजिए कुछ भी है भारत का पहला या कौन सा भारत का पहला है या पहला है, कुछ भी है, उस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण चेन्नई में किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जून में चेन्नई के पास मापेडू में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करने जा रही है, जिसकी परिकल्पना 12 साल पहले की गई थी। यानी कि 12 साल पहले ही इसकी परिकल्पना कर ली गई थी और इसकी जो शुरुआत है वो अब की जा रही है। तिरुवल्लुर जिले में 184.27 एकड़ में फैली 1424 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना अब कार्य करने के लिए तैयार है। यानी कि इसमें कितना लागत कितनी लगी है? तो 1402 करोड़ रुपए की। और ये कितने एकड़ में फैली हुई है योजना, कितने एकड़ में बनी हुई है? तो 184.27 एकड़ में यह बनी हुई है तिरुवल्लुर जिले में, जो कि चेन्नई में है और ये मापेडू के पास में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024-26 के लिए, यानी वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना है? यानी कि कोलंबो प्रोसेस का जो अध्यक्ष है, इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है मोजाम्बिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि जो भारत है यह वर्ष 2024 से लेकर के 26 तक के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना हुआ है। यानी कि कितने साल हो जाएंगे? 2024 और 26 तक हो जाएगा, यानी कि 2 साल के लिए जो भारत है वो कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। आगे हम बात करते हैं, भारत को पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर पूछा जाए भारत कितनी बार बन चुका है, तो ये भी इसका फर्स्ट टाइम है, यानी कि पहली बार जो भारत कोलंबो प्रोसेस का ये अध्यक्ष बना हुआ है। इस मंच का जो उद्देश्य है वो समस्त देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हितों को लेकर बातचीत करना है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? जो भी प्रवासी मजदूर होते हैं, प्रवासी मजदूर का मतलब क्या होता है कि जो भी बाहर दूसरे देश में कार्य करने के लिए जाते हैं, वर्क करने के लिए जाते हैं, वो भी कोई वैसी जॉब नहीं, यानी कि मजदूरी की जो जॉब होती है, यानी कि जो भी मजदूरी करने के लिए जाते हैं बाहर दूसरे देशों में, वो प्रवासी मजदूर कहलाते हैं। तो इन्हीं प्रवासी मजदूरों के हितों को लेकर के ही बातचीत करना इस कोलंबो प्रोसेस का जो उद्देश्य है। इसके जो भी सदस्य देश हैं उन सभी का उद्देश्य यही रहता है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। मान लीजिए हमारे देश जो है यहाँ से बहुत सारे जो मजदूर होते हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं, अगर वहाँ कार्य करते हैं तो उनको कई सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। उदाहरण के स्वरूप मैं बता रहा हूँ कि जब भी बाहर किसी भी देश के जाते हैं कार्य करने के लिए तो उनको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। कई सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है, रहने की समस्या, खाने की समस्या, टाइम से उनको पैसा वहाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसकी समस्या। तो ये सभी सारी समस्याएं जो होती हैं वो प्रवासी जो मजदूर होते हैं उनको देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं हितों को लेकर के, इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के ये इसमें बातचीत की जाएगी। इसका जो उद्देश्य है वह यही निर्धारित किया गया है। फिर बात करते हैं कोलंबो प्रोसेस। तो कोलंबो प्रोसेस की जो स्थापना है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और इसे श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित मंत्री स्तरीय परामर्श के दौरान लॉन्च किया गया था, इसीलिए इसका नाम कोलंबो रखा गया है। यानी कि इसकी जो स्थापना है वो श्रीलंका के कोलंबो में हुई थी, वहाँ के एक मंत्री स्तरीय जो परामर्श हुई थी उसी के दौरान इसकी स्थापना कर दी गई थी, इसीलिए इसका नाम कोलंबो रखा गया है। आगे हम अगर बात करते हैं तो कोलंबो जो प्रोसेस है इसमें एशिया के कुल 12 देश शामिल हैं, यानी कि 12 सदस्य देश हैं। इनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन भी शामिल है, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम सहित कुल 12 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत इसका सदस्य देश कब बना? तो भारत 2003 में
कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद से इसका सदस्य है, यानी कि जब इसकी स्थापना हो गई थी तो 2003 में, उस स्थापना के बाद से ही जो भारत इसका सदस्य बन गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की, यानी कि यह इसकी कौन सी बैठक है, यह इसकी 6 नंबर की बैठक है। और भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की जो 6ठी बैठक है वह आयोजित की हुई है। तो ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चिली, सी ऑप्शन है सिंगापुर और डी ऑप्शन है फिलीपींस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आंसर नंबर ए, यानी कि जापान। तो भारत और जापान देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक आयोजित की है, यानी कि भारत भी आतंकवाद से परेशान रहता है, समय समय पर आतंकवादी गतिविधियां जो होती रहती हैं तो उनके बारे में यह आवाज़ उठाता रहता है। जो भारत देश है अपना, यह भी आवाज़ उठाता रहता है। और जापान भी आतंकवाद से निपटने के लिए बहुत सारे प्रयास करता रहता है। तो इसीलिए इन दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की ये 6ठी बैठक आयोजित की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कल हुई इस बैठक में दोनों देशों ने अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवाद के खतरों पर विचार विमर्श किया, यानी कि जो कुछ भी आतंकवाद के जो खतरे होते हैं उन सभी खतरों के बारे में इस बैठक के अंतर्गत चर्चाएं हुई। उन खतरों से कैसे निपटना है, किस तरह से उनसे बचा जा सकता है, कौन सी विधियां अपना करके आतंकवाद से बचा जा सकता है, इन सभी बातों पर चर्चाएं हुई, इन सभी बातों पर विचार विमर्श किया गया। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चंस के बारे में। हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है कि सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और किसने सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, यानी कि जो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा है और इसके साथ में किसने सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। तो ए ऑप्शन है IISc बेंगलुरु, बी ऑप्शन है जामिया, सी ऑप्शन है IIT हैदराबाद और डी ऑप्शन है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो IIT हैदराबाद है, सशस्त्र चिकित्सा जो सेना चिकित्सा सेवा है, और IIT हैदराबाद, यानी IIT हैदराबाद ने सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। इन दोनों ने मिलकर के ही, यानी सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और IIT हैदराबाद, इन दोनों ने मिलकर के ही सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक की बात की जाए तो इनके महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और IIT हैदराबाद के निदेशक प्रोफेसर BS मूर्ति ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के अगर महानिदेशक पूछ लिए जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह जी हैं, और IIT हैदराबाद के निदेशक कौन हैं अगर ये पूछा जाए तो प्रोफेसर BS मूर्ति इसके निदेशक हैं। तो इस प्रकार से ये किसके द्वारा ये आयोजित हुआ, तो सशस्त्र चिकित्सा सेवा और IIT हैदराबाद, इन दोनों ने मिलकर के ही सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जिनको हमने बहुत ही आसानी से समझा, बहुत ही अच्छे से इसको समझने का प्रयास किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।